Hey guys, welcome to my channel. This is me Donna and you're watching me on Bong Packer where we talk about food, travel and everything in between. And with that, today we are here at ताजमहल देखने से पहले टिकट की जानकारी जान लीजिए। भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री टिकट है RS50। अगर आप अंदर मुख्य मकबरा देखना चाहते हैं तो उसके लिए RS200 का अलग टिकट लेना होगा। finally we have came and here is a big reveal. Beauty, the white marble soft glowy beauty. इसे पत्थर पर लिखी गई मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत कहा जाता है। दुनिया का 7वां अजूबा भी। यमुना नदी के किनारे खड़ा संगमरमर का एक ऐसा सपना जो वक्त के साथ और भी हसीन होता जा रहा है, ताजमहल। बस एक पल के लिए सोचिए, आप वहां हैं, शाही दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं और सामने वो सफेद गुंबद। ऐसा लगता है जैसे दुनिया थमसी गई है। आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ इस इमारत की खूबसूरती को देखना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की 400 साल पुरानी कहानी, इसकी इंजीनियरिंग के कमाल और उस जुनून को समझना है जो इसके हर पत्थर में बसा है। ये एक बहुत खूबसूरत शुरुआत है, क्योंकि ताजमहल को समझने के लिए एहसास से बेहतर कोई रास्ता है ही नहीं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक अनुभव है। जब कोई इसे देखता है तो वो सिर्फ संगमरमर नहीं देखता, वो इतिहास की एक पूरी दास्तान से रूबरू होता है। और वो दास्तान जितनी मोहब्बत की है, उतनी ही कला, विज्ञान और शक्ति की भी है। आज हम इसी अनुभव के अलग अलग पहलुओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। कि दुनिया जैसे उजड़ जाती है जब उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गुजर जाती हैं। और ये कोई आम शाही जोड़ा नहीं था, इनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बिल्कुल, उनका निकाह 19 साल चला और मुमताज सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार और सियासी मामलों में भी उनकी साथी थी। शाहजहां के इतिहासकार लिखते हैं कि मुमताज के जाने के बाद बादशाह का गम इतना गहरा था कि एक हफ्ते के अंदर उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए थे। उन्होंने संगीत और जश्न पे पाबंदी लगा दी थी। और इसी गहरे गम से ताजमहल का ख्याल पैदा हुआ। हाँ, कहते हैं कि मुमताज ने अपने आखिरी ख्वाहिश में एक ऐसी यादगार बनाने को कहा था जिसे दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। और शाहजहां ने इस ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उस दौर के हिसाब से एक मेगा प्रोजेक्ट था। हम अक्सर सुनते हैं कि इसे 20,000 मजदूरों ने बनाया, पर इस आंकड़े के पीछे का जो पैमाना है वो समझना मुश्किल है। बिल्कुल, कल्पना कीजिए 22 साल तक लगातार काम चला। और ये 20,000 लोग सिर्फ मजदूर नहीं थे, इनमें दुनिया के बेहतरीन कारीगर, संगतराश, सुलेखक मतलब कैलीग्राफर्स और नक्काशी करने वाले शामिल थे। तो साम्राज्य के सबसे काबिल लोग इस पर काम कर रहे थे। हाँ, मुख्य वास्तुकार का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है, जो उस समय के एक महान आर्किटेक्ट थे। ये सिर्फ एक बादशाह का हुक्म नहीं था, ये उस दौर का सबसे बड़ा कलात्मक और इंजीनियरिंग मिशन था, जिसमें सल्तनत की पूरी ताकत और बेशुमार दौलत सब झोंक दी गई थी। और जब आप दौलत की बात करते हैं तो वो तो इसके पत्थरों में साफ झलकती है। ये सिर्फ मकराना के संगमरमर से नहीं बना है, ये तो जैसे पत्थरों का एक वैश्विक संग्रहालय हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका आधार तो राजस्थान के मकराना का दूधिया सफेद संगमरमर है, जिसकी खासियत है कि ये वक्त के साथ पीला नहीं पड़ता, बल्कि और चमकता है। लेकिन असली जादू तो उन कीमती और अर्धकीमती पत्थरों में है जिन्हें दीवारों में जड़ा गया है। करीब 28 तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। 28 तरह के? जी। गहरा नीला लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से लाया गया, जो उस समय सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। हरा जेड पत्थर चीन से आया। अच्छा। तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से मरजान लाया गया। ये सोचना ही हैरान करता है कि 17वीं शताब्दी में इन चीजों को इतनी दूर दूर से आगरा तक कैसे लाया गया होगा। आज भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होता। यही तो इस प्रोजेक्ट की महानता को दिखाता है। हजारों हाथियों और ऊंटों के कारवां महीनों तक सफर करके ये पत्थर लाते थे। ये सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य के व्यापारिक नेटवर्क और प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन था। और फिर इन पत्थरों को जड़ने की कला, पिएत्रा ड्योरा। हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये सामान्य नक्काशी से अलग कैसे है। क्या ये सिर्फ पत्थरों को चिपकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिएत्रा ड्योरा का मतलब ही है सख्त पत्थर।
इसमें चिपकाने जैसा कुछ है ही नहीं। ये पत्थर में पत्थर से की गई एक तरह की चित्रकारी है। अच्छा। पहले सफेद संगमरमर में फूल पत्तियों या डिजाइन की रूपरेखा बहुत बारीकी से खोदी जाती है। फिर दूसरे रंगीन पत्थरों को उसी आकार में एकदम सटीक तरीके से काटा और घिसा जाता है। इन टुकड़ों को फिर संगमरमर में खोदी गई जगह पर ऐसे फिट किया जाता है कि कोई जोड़ या खाली जगह नजर ही ना आए, जैसे कोई पजल हो। बिल्कुल, एक पजल को जोड़ने जैसा, लेकिन पत्थर के साथ। इसके लिए बेहिसाब सब्र और असाधारण हुनर की जरूरत होती है। आज भी जब आप ताज की दीवारों को छूते हैं तो सतह एकदम सपाट महसूस होती है। ये जुनून सिर्फ कहानी या बारीकियों में नहीं, बल्कि इसके बनाने के तरीके में भी दिखता है। इसकी बनावट में कुछ ऐसी बातें हैं जो पहली नजर में पकड़ में ही नहीं आती, जैसे इसकी सिमेट्री, समरूपता। हाँ, जो भी इसे देखता है उसे इसका जो निखुट संतुलन है वो हैरान कर देता है। हाँ, सिमेट्री मुगल वास्तुकला का एक बहुत अहम हिस्सा थी। और ताजमहल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप मुख्य गुंबद को केंद्र मानकर एक काल्पनिक रेखा खींचें तो उसके दोनों तरफ की हर चीज, मीनारें, दीवारें, दरवाजे, यहाँ तक कि बगीचे के फव्वारे भी, सब एक दूसरे की हूबहू नकल है। हूबहू नकल। ये एक तरह का आर्किटेक्चरल अनुशासन है जो इमारत को एक शांत और दिव्य एहसास देता है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इस निखुत सिमेट्री में एक जानबूझकर की गई गलती है, एक ऐसी चीज है जो इस संतुलन को तोड़ती है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। ये ताजमहल के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। पूरे परिसर में जहां हर चीज निखुत समरूपता में है, सिर्फ एक चीज सिमेट्रिकल नहीं है। और वो क्या है? और वो है शाहजहां की अपनी कब्र। अच्छा। जब ताज बना था तो मुमताज की कब्र को गुंबद के ठीक बीचों बीच यानी केंद्र बिंदु पर रखा गया था। पूरा डिजाइन उसी एक कब्र के इर्द गिर्द बुना गया था। लेकिन कई साल बाद जब शाहजहां गुजरे तो उनकी कब्र को मुमताज की कब्र के बगल में पश्चिम की ओर बना दिया गया, और बस इस एक अतिरिक्त कब्र ने उस निखुंड सिमेट्री को तोड़ दिया। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या ये कोई चूक थी? इसे चूक नहीं माना जाता। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शाहजहां ने ताजमहल कभी अपने लिए बनवाया ही नहीं था। सिमेट्री के अलावा एक और चीज जो हमेशा दिमाग में सवाल पैदा करती है वो है चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारें। तस्वीरों में तो वो एकदम सीधी लगती हैं। हाँ, लगती हैं। पर क्या ये सच है या हमारी आंखों का धोखा है? आपकी नजर बिल्कुल सही है, वो सीधी नहीं है। और ये भी कोई गलती नहीं, बल्कि उस दौर की सबसे चतुर इंजीनियरिंग चालों में से एक है। अगर आप बहुत ध्यान से किसी उपकरण से मापें तो पता चलेगा कि चारों मीनारें हल्का सा लगभग 2 डिग्री बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। बाहर की तरफ? ये तो अजीब बात है। किसी भी इमारत को तो सीधा खड़ा करने की कोशिश की जाती है, उसे झुकाया क्यों जाएगा? इसके पीछे उस दौर की शानदार इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता है। आर्किटेक्ट्स जानते थे कि आगरा भूकंप के लिहाज से एक संवेदनशील इलाका हो सकता है। अच्छा। उन्होंने मीनारों को जानबूझकर बाहर की ओर झुकाया ताकि अगर कभी कोई बहुत बड़ा भूकंप आए तो मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मुख्य गुंबद को कोई नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल, जहां मुमताज की कब्र है वो सुरक्षित रहे। ये 17वीं सदी में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऐसा उदाहरण है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। कमाल है। वे सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि सैकड़ों साल आगे की सुरक्षा के बारे में भी सोच रहे थे। वाह, तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 17वीं सदी के आपदा प्रबंधन का भी एक सबक है। इसी तरह का एक और कमाल दीवारों पर लिखी कुरान की आयतों में भी छिपा है ना? मैंने सुना है कि वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती हैं। हाँ, ये कैलीग्राफी और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। ताजमहल के बड़े बड़े मेहराबों और दरवाजों पर काले संगमरमर से कुरान की आयतें लिखी गई हैं। अब जाहिर है जो आयतें 30-40 फुट की ऊंचाई पर है उन्हें जमीन से देखने पर छोटा देखना चाहिए था, और जो नीचे है उन्हें बड़ा। हाँ, उससे तो लिखावट असंतुलित लगती। बिल्कुल। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? क्या किया उन्होंने? कारीगरों ने एक बहुत ही चतुर ऑप्टिकल इल्यूजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने नीचे लिखे गए अक्षरों को असल में छोटा बनाया, और जैसे जैसे लिखावट ऊपर की ओर जाती है अक्षरों का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अच्छा। सबसे ऊपर वाले अक्षर नीचे वालों के मुकाबले करीब 30% बड़े हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब कोई व्यक्ति जमीन से खड़ा होकर उन्हें देखता है तो पर्सपेक्टिव की वजह से सभी अक्षर एक ही आकार के और बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ये दिखाता है कि हर छोटी से छोटी चीज पर कितना ज्यादा ध्यान और कितनी गहरी समझ के साथ काम किया गया था।
ये सब जानने के बाद इमारत को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ पत्थर और इंजीनियरिंग नहीं रह जाती, अब इसके भावनात्मक पहलू पर आते हैं, क्योंकि ताजमहल को मोहब्बत की निशानी भी तो इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ताज का बदलता हुआ रंग। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच में होता है। मकराना मार्बल की खासियत है कि वो रोशनी को सोखता और प्रवर्तित करता है, इसलिए दिन के अलग अलग पहर में ताज का रंग भी बदलता है। कैसा दिखता है? मैंने सुना है सुबह में गुलाबी सा लगता है। हाँ, जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरणें संगमरमर को एक हल्की गुलाबी या सुनहरी आभा देती हैं, जैसे कोई शर्मा रहा हो। दोपहर की तेज धूप में ये दूधिया सफेद हो जाता है, अपनी पूरी शान के साथ चमकता है। शाम को सूरज ढलते समय ये नारंगी और सुनहरा हो जाता है, और पूर्णिमा की रात में तो उसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। चांद की रोशनी में ये किसी नीले या चांदी के सपने की तरह चमकता है। इसके पीछे भी कोई कहानी है? एक बेहद काव्यात्मक सोच बताई जाती है। कहते हैं कि शाहजहां ने इसे ऐसा इसलिए बनवाया ताकि ये मुमताज के बदलते मिजाज को दर्शा सके। मतलब? कभी खुशी में खिला हुआ, कभी शांत और सौम्य, कभी उदास। ये सोच इस बेजान इमारत को एक जीवित स्मारक बना देती है जिसमें भावनाएं हों। ये पत्थर नहीं रहता, एक एहसास बन जाता है। बिल्कुल। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक और मार्मिक हिस्सा शाहजहां के जीवन के आखिरी सालों से जुड़ा है, जब उनके अपने बेटे औरंगजेब ने उन्हें तख्त से हटाकर आगरा के किले में कैद कर दिया था। जी, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले के मुसम्मन बुर्ज नाम की एक छोटी सी जगह पर कैदी के तौर पर बिताए। ये एक अष्टकोणीय टावर था जिसकी खिड़कियों से यमुना के पार ताजमहल साफ दिखाई देता था। कहते हैं कि उनका ज्यादातर वक्त उसी खिड़की से ताज को देखते हुए गुजरता था। हाँ, जिस स्मारक को उन्होंने अपनी मोहब्बत और ताकत की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर बनवाया था, वही उनके जीवन के अंत में उनके लिए सिर्फ एक दूर का नजारा बनकर रह गया। ये कल्पना करना भी कितना दर्दनाक है। जिस मोहब्बत के लिए इतनी बड़ी इमारत खड़ी की, उसे आखिरी दिनों में सिर्फ दूर से ही देख पाना। यही बात इस कहानी को और भी गहरा और मानवीय बना देती है। ये स्मारक शाहजहां के लिए प्यार और शक्ति दोनों का प्रतीक था, लेकिन अंत में ये उनके अकेलेपन और बेबसी का गवाह भी बना। जब उनकी मौत हुई तो उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें चुपचाप नाव से यमुना पार ले जाकर मुमताज की कब्र के बगल में दफना दिया गया। और इस तरह मौत के बाद वो दोनों फिर एक हो गए, उसी सिमेट्री को तोड़ते हुए जिसके बारे में हमने बात की थी। ये भी तो कहते हैं कि वो अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाहजहां यमुना की दूसरी तरफ अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हो पाई है। लेकिन उनकी कब्र का स्थान ये जरूर बताता है कि ये कहानी मुमताज से शुरू होकर मुमताज पर ही खत्म होनी थी। तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा या एक खूबसूरत इमारत नहीं है। ये बेपनाह मोहब्बत की कहानी है। ये उस दौर की वैश्विक कला का संगम है जहां दुनिया भर से कारीगरों और कीमती पत्थरों ने मिलकर जादू रचा। ये अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हमें हैरान करता है, और ये इंसानी जज्बातों की एक ऐसी दास्तान है जो पत्थर में लिखी होने के बावजूद जिंदा लगती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर पीढ़ी अपने अपने तरीके से पढ़ती और समझती है, और ये अपने पीछे एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी है, या ये एक बादशाह की असीमित शक्ति, उसकी दौलत और उसके जुनून का भी प्रतीक है। एक ऐसी खूबसूरती जिसे बनाने में हजारों लोगों की जिंदगी और साम्राज्य का खजाना लगा दिया गया। ये सोचना दिलचस्प है कि कहां एक इंसान की निजी भावना खत्म होती है और एक साम्राज्य की विरासत शुरू होती है। शायद इसकी असली खूबसूरती इसी सवाल के धुंधलके में छिपी है, जहां मोहब्बत और ताकत एक दूसरे में घुल जाते हैं। Okay, and those marble ones? These are marbles. Yes. Actually, that is the simple coffee work. Which you see in Taj Mahal, first you decorate the marble, then fix everything. That is not painting piece. तो दोस्तों, आज का हमारा सफर ताजमहल आगरा की ओर था। ये संगमरमर की खूबसूरत इमारत मोहब्बत की एक अद्भुत कहानी बयां करती है, जो सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। हर नक्काशी, हर मेहराब और हर छाया हमें समय, प्यार
और इंसानी भावनाओं की याद दिलाती है। अगर आप कभी आगरा आएं, तो ताजमहल को जल्दी में न देखें, थोड़ा ठहरें और इसे शांति से अनुभव करें। यकीन मानिए, ये आपको भी अपनी कहानी सुनाएगा। अगर आपको हमारा ट्रैवल व्लॉग पसंद आया, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको ताजमहल का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और खुश रहिए, घूमते रहिए।